आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने न्यूज 18 नेटवर्क से खास बातचीत की है। इस मौके पर अमित शाह ने यूपी असेंबली इंतखाबात समेत कई अहम इश्यूज पर तफसील से बातचीत की, जिसमें शहरियत कानून, कर्नाटक हिजाब तनाजा, किसान तहरीक और यूपी चुनाव में बीजेपी की कारकर्दगी पर हर सवाल का अमित शाह ने जवाब दिया। शाह ने कहा कि कोरोना वबा के बाद शहरी कानून मामला फिर से इस पर काम किया जाएगा। हिजाब तनाजे पर उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि तमाम मजाहिब के लोग स्कूल ड्रेस ड्रेस कोड पर अमल करें। हर किसी को अदालत के अहकामात की पासदारी करनी चाहिए। यूपी चुनाव पर शाह ने कहा कि बीजेपी यूपी में फिर से हुकूमत तश्कील देने जा रही है। हम भारी अक्सरियत के साथ उत्तर प्रदेश में हुकूमत बनाएंगे, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी की राह इतनी आसान है जिस तरह से अमित शाह जी ने तमाम चीजें रखी और यूपी इंतखाबात में जीत का जिस तरह से दावा किया है, क्या यूपी में इस बार राह इतनी आसान होगी? यूपी के चुनाव पर अमित शाह का बयान और इसके अलावा सीएए और हिजाब पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान अनिल मिश्रा जी, सीनियर लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के डिबेट का हिस्सा है। शकीलुज्जमान अंसारी साहब साबिक वजीर हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी तर्जुमान हैं, बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और महमूद अनवर साहब सीएए जो एहतजाज और प्रोटेस्ट हुआ था उसके एक्टिविस्ट हैं, शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ आपने आवाज उठाई थी। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले शकीलुज्जमान अंसारी जी आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा। न्यूज 18 नेटवर्क पर अमित शाह जी का तफसीली इंटरव्यू हुआ और कई उन्होंने इश्यूज उठाए और खासतौर से यूपी चुनाव पर उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी आसानी के साथ फिर से सरकार बना रही है। इसके अलावा सीएए पर जो उन्होंने बहुत अहम बयान दिया शकील साहब, उन्होंने कहा कि कोरोना वबा थोड़ा सा कम हो, इसका असर कम हो, उसके बाद दोबारा हम सीएए पर काम करेंगे और इस पर कोई रुकावट होने नहीं जा रही है। देखिए, अमित शाह जी का ये बयान जो है घबराहट से बढ़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं और बीजेपी की हालत, उनको 5 साल की अपनी उपलब्धियों, उन्होंने जो काम किए हैं उनके बुनियाद पर वो वोट नहीं मांगते हैं। तो हर फेज में अलग अलग कम्युनल एजेंडा निकालते हैं। कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी राइट की बात करते हैं, कभी ये डराने की हिंदुओं समाज को बात करते हैं, कभी बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। आज ये पुराना गरा मुर्दा सीएए को निकाला है। इसका मतलब है कि वो बहुत ही घबराहट में है और वो उनकी घबराहट का दलील है कि वो हिंदू समाज का वोट लेना चाहते हैं, जबकि हिंदू समाज उनके साथ नहीं है। दलित उनको वोट देना चाहते नहीं, ओबीसी उनको वोट देना नहीं चाहते हैं। फॉरवर्ड कम्युनिटी के कई धरे हैं जो उनको वोट देना नहीं चाहते हैं। इसलिए कि आज इलेक्शन का इशू बार बार एक ही टेप रिकॉर्ड से कम्युनलिज्म के एंगल से नहीं चलेगा। नौजवानों को नौकरियां नहीं है, डेवलपमेंट कंप्लीट रुका हुआ है, हमारी आर्थिक स्थिति इस मुल्क की बहुत कमजोर हो गई, बहुत गिर रही है जी। तो ऐसी हालत में अवाम जो है काफी दूरी बनाए हुए हैं बीजेपी से और उसीलिए उनका ये उनकी बौखलाहट है और उस बौखलाहट का नतीजा है कि वो सीए की कभी बात कर रहे हैं, कभी और भी बातें कर रहे हैं। वो 12वीं के बाद वो इंटर में एडमिशन की बात कर रहे हैं। वो इसी तरह की आप देख सकते हैं कि कैसी घबराहट है उनको 12वीं के बाद इंटर में, जबकि उनको समझ में आना चाहिए 12वीं के पहले ही उनके तो नेता बीए पास कर चुके हैं। तो इसलिए ये सब तो चलता रहता है। इसलिए हम समझते हैं कि ये उनकी घबराहट है और चुनाव को कम्युनल एजेंडा बना रहे हैं। इसीलिए हिजाब का इशू कर्नाटक में उठा रहे हैं, अपनी सरकार जहां है, ताकि यूपी के कम्युनलाइज सिचुएशन बना के उससे फायदा उठाया जाए। लेकिन अब जनता जो है तैयार है, डिलीवरी पर वोट देना चाहती है। आपने काम क्या किया है? ठीक है। मैं अनिल मिश्रा साहब आपके पास आना चाहूंगा। अनिल मिश्रा जी, सर अमित शाह ने अपने इस इंटरव्यू के बीच कहा कि योगी हुकूमत ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीता है।
सबके साथ, जितने तबकात हैं, जितने सेक्टर हैं, सबका ख्याल रखा और यही वजह है कि बीजेपी मेजॉरिटी के साथ यूपी में फिर से सरकार बनाने जा रही है। अमित शाह जी के इस बयान में कितना दम है? यूं तो अबू साहब, यूं तो मालूम है हमको जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। क्या कहते हैं अमित शाह साहब, क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, और क्या कहते हैं योगी जी, माने ये नहीं लगता। जमहूरियत में और लोकतंत्र में जो है, माने ये लगता है कि आम आदमी क्या महसूस कर रहा है, क्या स्थिति हो गई है हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की। कहां पे तो जहां पे सवाल होने चाहिए थे लोगों के अपने जो है वो, जहां पे विकास से संबंधित, जहां महंगाई से संबंधित, जहां एक लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत सरकार को जनता के हित में क्या करना चाहिए, इससे संबंधित सवाल उठने चाहिए थे, वहां पर ये हर सवाल पिछले 5 साल में आप बताइए कि इनका कोई कृत्य ऐसा है कि जिस कृत्य पे ये कहा जा सके कि ये जो है वो बांट नहीं रहे हैं, ये फिरका परस्ती की बात नहीं कर रहे हैं, ये नफरत फैलाने की बात नहीं कर रहे हैं। आज जो है प्रश्न ये उठता था कि अंगों को ढकना कैसे चाहिए वो मुफीद है या फिर खुला रखना मुफीद है। अगर कहीं पे जो है कोई घूंघट पहनता है, कहीं पे कोई हिजाब लगाता है, आप उसमें ये हर जगह उसको ऐसा मजहबी रंग देने का प्रयास करते हैं। हालांकि हिंदुस्तान की जो सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति में जहां हम जो है वो प्राणी नाम संताप नाशनम की बात करते हैं अबू साहब, जहां पर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, इनकी कला चल नहीं पा रही है और ये जो है फेल हो रहे हैं। लेकिन ये फेल होते होते क्या हिंदुस्तान हमको सौंप करके जाएंगे आने वाले? नहीं, अमित शाह जी ने सवाल किया कि समाजवादी पार्टी ने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए क्या किया है। मुल्क की सिक्योरिटी पर उन्होंने समाजवादी से और बीएसपी से बाकायदा सवाल पूछा है। भाई साहब, बड़े अफसोस की बात है कि जहां पे बात आती है प्रजातंत्र की और जहां लोकतंत्र की और जहां मुल्क की सिक्योरिटी की और जहां राष्ट्र हित की, वहां इनको जो है वो जैसे सावन में कोई नेत्रहीन होता है तो उसको हरे ही हरा नजर आता, इनको अपने सिवा कोई जो है वो राष्ट्रभक्त नहीं नजर आता, कोई मुल्क की सिक्योरिटी की हिफाजत करने का रक्षक नजर नहीं आता। मैं एक बात पूछ रहा हूं इनसे कि अगर समाजवादी पार्टी ने आम जनता का विश्वास न अर्जित करने की बात की होती और इस तरीके की जो है विचारधारा को लेकर के न चली होती कि जिससे आज आम जनता का विश्वास उसको मिल रहा है, तो बीजेपी को हटाने के नाम पे आम आदमी, हर वर्ग का आदमी समाजवादी पार्टी के संग क्यों जा रहा है? और ये समाजवादी पार्टी से भयभीत है। ये इसलिए भयभीत है कि इनका जो तथाकथित इनका हिंदुत्व और लोगों को डिवाइड करने का, बांटने का जो एक मजहबी नारे में जो इनका अपना एक वो मंतव्य है, वो फेल हो जाता है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को हिंदू मैं इसका जवाब शुभेंदु शेखर अवस्थी जी देंगे। मैं महमूद अनवर साहब को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं, उसके बाद शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, सबका जवाब आपको देना है। महमूद अनवर साहब, अमित शाह जी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि सीएए शहरियत जो कानून है वो एक तरह से खत्म नहीं हुआ, उस पर काम होगा। कोरोना वबा थोड़ी सी कम हो और कोरोना वबा का खात्मा होगा तो सीए पर दोबारा से काम शुरू किया जाएगा। इस पर सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। देखिए, सरकार जब कृषि कानून के ऊपर पीछे हट गई है तो कृषि कानून के जो प्रोटेस्ट है, जो उसका आंदोलन है, उसकी नींव और उसका जो आइडिया है वो शाहीन बाग और सीए आंदोलन से रखा गया है। तो जो अमित शाह ने बोला है कि ये इस पे पीछे हटने वाले नहीं है, इसमें इनका जो ईगो है वो सामने है। और दूसरी बात, डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है नाजीज और जो ब्रिटिशर्स लोग करते थे, वो सेकुलर इंडिया, सेकुलर कंट्री के अंदर अपनाने की ये लोग बात करते हैं और धर्म के नाम पे मतलब इसको तोड़ते हैं। तो इस वजह से यूपी इलेक्शन अभी चल रहा है, अभी उसके चरण बाकी है, इस वजह से उन्होंने ये बयान दिया है ताकि जो भी फासिस्ट लोग होते हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे रहें। जो सीए का जो मामला था, उससे सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि जो इंसाफ पसंद लोग थे, सिर्फ मुसलमान नहीं, जो इंसाफ पसंद लोग थे, तो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं, चाहे सरदार हो, चाहे हमारे नॉन मुस्लिम भाई हो। तो मुझे लगता है कि ईगो को साइड में रख के और देश की तरक्की के लिए अमित शाह को बात करनी चाहिए। अगर किसी भी बंदे को इससे तकलीफ हो रही है या परेशानी हो रही है या एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उनको इस पे जो है बात नहीं करनी चाहिए और जो बेहतरी की तरफ जिस चीज को ले जाए देश को, उस पे उनको बात रखनी चाहिए। बिल्कुल। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी,
आपने सीए एक्टिविस्ट महमूद अनवर साहब को भी सुना और उससे पहले शकीलुज्जमान अंसारी साहब और अनिल मिश्रा जी, सबका यही बयान है कि टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं कि यूपी में चुनाव हो रहे हैं जहां पर बीजेपी की हालत खराब है, इस वजह से कभी हिजाब पर, कभी सीए पर, कभी सिक्योरिटी को लेकर, कभी समाजवादी पार्टी, कभी राहुल गांधी, कभी अखिलेश यादव, इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि हालत पतली है बीजेपी की। देखिए, हम तो पहली बार यही कह रहे हैं कि हम 305 सीटों से ज्यादा सीटों को लेके आएंगे जी। जो हमारे अनिल मिश्रा जी दिन में और रात में सपने देख रहे हैं, हमको लगता है कि इनकी 3 डिजिट भी नहीं पहुंचेगी, चाहे वो 90 पहुंचे, चाहे वो 30 पहुंचे। तीसरा चीज, उनका खुद का चुनाव जहां से वो लड़ रहे थे, वो खुद कह रहे थे कि हम यहाँ नहीं आएंगे, करहल के लोगों ने कह दिया आपको आने की जरूरत नहीं है। और जब उनको पता लगा कि हम वहीं से हार रहे हैं तो मुलायम सिंह जी को भी लेके आना पड़ा लास्ट तक। उनके यहाँ पे एक जगह पे रैली चल रही थी अखिलेश जी की, और दूसरी उसी दिन सामने चल रही थी अमित शाह जी की। तो पब्लिक ने अपने आप बता दिया था कि किसको जिताना है और किसको हराना है। पब्लिक के अंदर मन में क्या है, आप देखिए, आज यूपी के अंदर कोई भी शादी होती है ना, उसमें यही बचता है जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। ये पब्लिक के अंदर ही है। 4.5 साल तक सोते रहे। 17 में जब इनसे सत्ता छिनी थी तो 4.5 साल तक सोते रहे, एक बार भी कभी कोरोना में बाहर निकले हुए नहीं थे। किसी एक मोर्चे पे अखिलेश यादव की कोई फोटो 4.5 साल में कि इन्होंने ये मोर्चा उठाया, इन्होंने ये काम किया, ये कोरोना में ये काम किया, कहीं भी कुछ काम नहीं किया। और आज पब्लिक को समझाते, पब्लिक सब जानती है। लगातार 2 साल। शुभेंदु जी, अमित शाह जी ने सीएए का जो मुद्दा है फिर से उठाया, उन्होंने कहा कि इस पर फिर से काम किया जाएगा, कोरोना वबा थोड़ी सी कम हो, इस पर दोबारा से काम किया जाएगा। अबू हरियाणा साहब, मैं आपको क्लियर करता हूं, हमारी क्लियरिटी है बिल्कुल। इस भारत के अंदर सीए कानून को बहुत सख्ती से लगाया जाएगा, और इतनी सख्ती से लगाया जाएगा, और आपको मालूम नहीं है बहुत सारे राज्यों के अंदर तो सीए कानून के अंदर से बहुत सारे लोगों को नागरिकता दी भी जाने के लिए उनकी एप्लीकेशन भी मंगा ली तो यही बात तो सरकार किसान कानून के साथ भी कहती थी। 3 किसान कानून जो सरकार लाई थी, यही बात कहती थी कि सरकार इस पर पीछे नहीं हटेगी, सरकार के कानून किसानों के हक में है, इस कानून से किसानों का बहुत भला होने वाला है। लेकिन आप देखिए कि 600 किसानों की जान जाने के बाद, 600 किसान शहीद होने के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, देखिए अबू हरेरा साहब, एक तो कोई भी किसान को किसी पुलिस ने नहीं मारा, कोई शहीद नहीं हुआ, वो यहां आए थे, अपनी मौत में मरे, किसी ने उनको बुलाया नहीं था। कोई फोर्स में शहीद होता है वो व्यक्ति जो बॉर्डर पे खड़ा होता है, जो देश के लिए मरता है, यहां पर आंदोलन करने के लिए। उसी आंदोलन में बहुत सारे, एक महिला का रेप भी हुआ, पता नहीं कौन कौन लोग आए हुए थे। और मैं उसके लिए बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो विषय ऐसा नहीं है। मैं आज ये कह रहा हूं, किसान आंदोलन का विषय अलग था और सीएए का विषय अलग था। सीएए बिल्कुल स्ट्रांगली, जैसे ही सब बाकी चीजें ये खत्म होंगी कोविड की, लगाया जाएगा, और बहुत स्ट्रांगली लगाया जाएगा। ठीक है, मैं शकीलुज्जमान अंसारी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, राहुल गांधी पर भी अमित शाह ने निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की जो कारकर्दगी है, कांग्रेस की जो पिछली सरकार है, उन पर भी अमित शाह जी ने निशाना साधा है, और उन्होंने फिर इस बात को दोहराया है कि सरकार यूपी में बीजेपी की ही बनने जा रही है। देखिए, 10 तारीख तक हर शख्स को ख्वाब देखने का, सपना देखने का कोई रोक तो है नहीं। सरकार तो 10 तारीख को जनता जिसे चाहेगी वो उसे बैठाएगी, वही उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर होगा जिसको यूपी की जनता चाहेगी। अब अंदाजा तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से शकील साहब, कांग्रेस जिस पोजीशन में है, क्या वो बीजेपी को अपने दम पर रोक पाएगी? देखिए, कांग्रेस जरूर रोक सकेगी, और कांग्रेस के अलावा बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता है। कांग्रेस को सब लोगों से मिलकर रोकना है। और आप देखिए कि घबराहट बीजेपी को क्यों होती है, सिर्फ राहुल गांधी से, और तो होती नहीं है। अब आप देख लीजिए यूपी के इलेक्शन में, ये आज किसानों के खिलाफ इतना बोल रहे हैं कि कौन लोग आए थे और रेप हुआ था और क्या हुआ था, और कोई पुलिस की गोली से नहीं मरा। अरे भाई, मिनिस्टर के बेटे की गाड़ी, और वो गाड़ी उसी मिनिस्टर के नाम पर, जो MOS होम है उसके नाम पर रजिस्टर्ड है, उसकी गाड़ी से किसानों को कुचल के मारा गया।
और इस अगर कोई कोर्ट ने और क्या घटना कहा? किसी और की कोई घटना होती तो ये कितना तूफान खड़ा कर दिए होते। कोर्ट ने इनको कोई क्लीन चिट नहीं दी है। इन्होंने कोर्ट बेल में दिया भी है? बेईमानी की। आपने अब कोर्ट केस को भी लड़ा ही मालूम गया। नहीं। सरकार ने कोई दलाइल हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जिसके बुनियाद पर आप तो उनको कर सकते बेल थे। मिला, लेकिन उनको कोई सजा से वो बच नहीं सकते हैं। उनको सजा मिलेगी। हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा रखना चाहिए। कहीं आप बिल्कुल है, हर बार आपको भी रखना चाहिए, हमको भी रखना चाहिए। आपको रखना चाहिए ना। बेल मिला है उनको, क्लीन चिट नहीं मिली। हमने रखा हुआ है, दूसरी आप भी है रखिए। कि बेल इसलिए मिली कि केस को बनाना सरकार की ड्यूटी थी और सरकार के प्रोसिक्यूटर जो वकील थे उन्होंने इस केस में खिलाफत किया ही नहीं मुल्जिम का, बल्कि मुल्जिम का साथ दिया। क्यों? इसलिए बेल आप मिल ऐसा गई है। गलत ये क्यों बोल रहे हिंदुस्तान हो? के कानून नहीं। आप बीच में ऐसा कम क्यों बोले बोल तो रहे हो अच्छा आप? रहेगा ना। आप गलत है। नहीं, आपने देश गलत बोला जान है रहा यहाँ पे। है। आपको प्राइवेट- दूरबीन नहीं। प्राइवेट आपको वकील थे उसके अंदर। कौन वकील थे? आप कहां प्राइवेट हैं? वकील? सरकार अरे किसान के आप लोग? अध्ययन किसान अध्ययन आंदोलन के लोग? कीजिए। अरे आपने अभी अध्ययन आप कहा करके आइए। कई आप अध्ययन कीजिए ना। प्राइवेट कोई वकील वहां उपलब्ध नहीं हुए थे और दलाइल किसको पेश करना था? सरकारी वकील को पेश करना था। उनको केसेस को जो मजबूती के साथ रखना था उन्होंने नहीं रखा और उसकी वजह से बेल मिला है। और उसको सुप्रीम कोर्ट में अभी चैलेंज किया जा रहा है और किया जाएगा। आप बताइए, किसानों के साथ आपने इस तरह जुल्म का बर्ताव किया। और जब वेस्ट का इलेक्शन था तो आपको उस वक्त किसानों के डर से एक शब्द एक सेकंड में अपनी बात कर रहा हूं। शकील साहब बात पूरी कर लें उसके बाद आ रहा हूं जी। एक सेकंड मैं पूरी करूं, वो बीच बीच में बोलते हैं। मैं कह रहा हूं कि जब चुनाव फर्स्ट फेज में हो रहा था तो किसानों को नहीं बल्कि आरएलडी के नेता को तो वो अपनी पार्टी में बुलाने की कोशिश कर रहे थे। अब फर्स्ट फेज सेकंड फेज निकल गया तो इनको लग रहा है कि अब किसानों का वोट एक साथ नहीं है तो अब किसानों के खिलाफ बोलने लगे। यही इनकी हर स्टेज में ठीक है। मैं अनिल मिश्रा जी, अब वो इस स्टेज में वो कम्युनलिज्म की प्रकाष्ठा लाना चाहते हैं और हम कहते हैं नहीं। चलिए अब देखिए, चौथे मरहले पर पहुंच गए हैं। 3 मरहले मुकम्मल हो गए। कल चौथे मरहले की पोलिंग होगी और 10 मार्च को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसके दावे में कितना दम है समझ में आ जाएगा। मैं अनिल मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। अनिल मिश्रा जी, अमित शाह जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी मुंह भराई की सियासत करती है और इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2019 की मिसाल ले लीजिए। लोकसभा चुनाव में यूपी की जितनी बड़ी पार्टियां सब एक तरफ थी और बीजेपी एक तरफ, फिर भी बीजेपी का रास्ता नहीं रोक पाई थी ये पार्टियां। अनिल मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है सर? लोकसभा चुनाव में कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अब आई जी। लोकसभा चुनाव में 2019 में जो भी हुआ और जो मुद्दे सामने थे उन मुद्दों का फैसला 2024 में होगा कि केंद्र में सरकार किसकी आनी है और कौन जो है वो नेतृत्व कर सकता है भारत जैसे सबसे बड़े संवैधानिक व्यवस्था वाले एक राष्ट्र का, किसके अंदर क्षमता है। लेकिन इस बीच में जो कार्यकाल हमने देखा है और उस कार्यकाल में जो गिरावट हमने देखी है और आम जनता के जीवन को जीने की दुश्वारियां देखी हैं, तो क्या उनका असर जो है वो आज के चुनाव पे नहीं पड़ रहा? क्या उनका असर जो है वो लोकसभा के चुनाव पे नहीं पड़ेगा? क्या कौन सा एक हमको ये मुद्दा बता दे जिस मुद्दे के ऊपर इन्होंने बिना जो है लोगों को बांटे हुए और बिना नफरत फैलाए हुए कहीं एक उसके ऊपर आ गए हो? चाहे वो किसान की बात हुई हो, किसानों को भी बांटने की बात की गई, अलग अलग जातियों में बांटने की बात की गई, अलग अलग फिरकों में बांटने की बात की गई जनाब। और उसके बाद जब आप फेल हो गए तो फेल हो जाने के बाद कोई मुद्दा आपके पास जब नहीं बचता है, जब महंगाई रोकने के मुद्दे के ऊपर असफल होते हो मोर्चे पे, जब आप जो है बेरोजगारी के मोर्चे पे असफल होते हो, जब आप किसानों को आय दोगुनी करने के अपने नारे के ऊपर जो है फेल होते हो, तो आप केवल एक जो है वो लेकर के आते हो किसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का कथित मजहब है एक नया, उसके ऊपर लोगों को लेकर के हम बांटने की बात करें। लेकिन आपकी मंशा सब में सामने होती है कि आप नफरत फैला रहे हो और हिंदुस्तान में जहां जमहूरियत है वहां नफरत का कोई जो स्थान नहीं होता। ठीक है, शुभेंदु जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं अनवर साहब को भी जोड़ लेता हूं। अनवर साहब से भी एक सवाल ले लेता हूं, उसके बाद शुभेंदु जी सबका जवाब दे दीजिएगा। अनवर साहब,
क्योंकि मुल्क का जो मरकजी वजीर दाखिला है खुद वो ये बयान दे रहा है कि सीए और शहरियत जो कानून है उस पर काम होगा भी, और उसका जो मामला है वो तूल पकड़ेगा, उस पर अभी तेजी से काम होगा। आगे आप लोग क्या करेंगे? यानी ये तो एक तरह से सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि सीए पर सरकार काम करने जा रही है, अभी वो मामला एक तरह से रुका नहीं, कोरोना की वजह से रुका हुआ था। आगे आप लोग क्या दोबारा से इसकी मुखालफत करेंगे? क्या फिर से मुल्क में शाहीन बाग देखने को मिलेंगे? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर 50 से 60% लोग इलिटरेट हैं। उनके पास अपने 2-4 साल पुराने कागजात तक नहीं होते हैं। जो इन्होंने बात पहले करी थी कि 1971 से लेके और फिर ये सारी चीजें नहीं मानी जाएंगी, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ये सब नहीं माना जाएगा, बहुत सारी चीजों उन्होंने अपने स्टेटमेंट को चेंज किया इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाना। दूसरी चीज मैंने फिर वही बताई कि यूपी का इलेक्शन चल रहा है अभी और उनको हार पूरी अपनी दिख चुकी है, इसलिए वो एक प्लेटफॉर्म पे दोबारा हिंदुत्व और फासिस्ट लोग को लाना चाहते हैं, इस वजह से इस तरह के वो बयानात देते हैं। तीसरी चीज, इसमें देश के जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो भी मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि वो सबको एक साथ लेके चले। इस तरह के बयानबाजी से मुझे लगता है कि वो एक सबका साथ सबका विकास का नारा तो कम से कम इस सरकार ने दिया है। सर, उसी बात पे मैं आपसे बता दूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा दिया था और 90% उसका जो बजट है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होता है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए, ये रिपोर्ट है। 90% बेटी बचाओ बिल्कुल, बेटी पढ़ाओ ये नारा का कर्नाटक में आजकल नहीं दिख रहा है। कर्नाटक में बिल्कुल सही आपने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये इस नारे का असर कर्नाटक में नहीं दिख रहा है जहां पर बीजेपी की सरकार है। मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, जो बात शकीलुज्जमान अंसारी साहब और अनिल मिश्रा जी और महमूद अनवर साहब ने कही कि दरअसल सरकार जहन भटकाना चाहती है, ना तो महंगाई पर बात करती है ना बेरोजगारी पर बात करती है, सिर्फ जहन भटकाने के लिए सीए, हिजाब, हिंदू मुसलमान, ये तमाम इशू लाने पड़ते हैं सरकार को। क्या है अबू हरेरा साहब, ये सब लोग न पढ़ते हैं न पढ़ के आते हैं, यदि जानते भी हैं तो बोलते नहीं हैं। बेरोजगारी दर इनके सरकारों में जब 12 से 17 के बीच में थी तो 17.5% थी, अभी 4.1% है। जितना इन्होंने, इनके सपा के गुंडे लोगों ने जो पूरे उत्तर प्रदेश को त्रस्त कर रखा था, शाम को 6 बजे के बाद तो नोएडा की लड़कियां भी नहीं निकल पाती थी क्योंकि उनको सपा के गुंडे लोग उठा ले जाते थे। ये झूठ आंकड़े क्यों दे रहे हैं नेशनल टीवी पर? आप अपने आंकड़े बताइए ना, कहाँ का आंकड़ा है? आपकी सरकार के आंकड़े भी नहीं है। आंकड़े का खेल है। जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था, इसलिए आप बोलेंगे तो क्या झूठ बोलने के लिए नेशनल टीवी का इस्तेमाल? आप ऑथेंटिक डेटा दिए सर, मैं जानना चाहता हूँ, डेटा ऑथेंटिक दिया प्लीज। कौन सी रिपोर्ट है ये? नहीं, मसला तो देखिए यही है। अवस्थी जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मसला यही है कि टीवी पर डिबेट शुरू होता है और डिबेट शुरू होते ही मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिजाब और इन तमाम चीजों पर बात छिड़ जाती है। डेवलपमेंट, तरक्की या सरकार में कितना काम हुआ, उसके आदाद-ओ-शुमार और उसके आंकड़े, इस पर कोई बात नहीं होती है। सरकार ने कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए, सरकार ने कितने स्कूल बनवाए, इस पर कोई बात नहीं होती है। कितने रोड बनवाए, कितना पानी का इंतजाम हुआ, कितना गरीबी के लिए काम हुआ, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। यही तो अफसोस है। कहता ना हूं, आप मेरे को बोलने दीजिए या तो आप ही बोलते रहिए। नहीं ठीक है जी, शुभेंदु डेटा ऑथेंटिक है, मुझे भी जानना है वो डेटा। नहीं ठीक है, शुभेंदु जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, सुनिए, शुभेंदु जी जवाब दे रहे हैं जी। जो 12वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था पूरे भारत में, आर्थिक स्थिति में वो दूसरे नंबर पर आया। जो डकैती थी ये 40% कम हुई। ये डाटा कहां खत्म, कहां 40% जो आपको ये कौन से डाटा के रेफरेंस में कहां से ये डाटा दे रहे हैं? ये झूठ का डाटा हाईवे था, वहां 10 एक्सप्रेस हाईवे चालू किए गए। जहां 1, 2, 4 या 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते थे, वहां 14 एयरपोर्ट की बात हो रही है। जहां पर अब किस बात में बात करेंगे? आप ये समझ लीजिए साहब, एक और चीज समझ लीजिए कि इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है, परंतु आपके जो आका लोग शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आपकी ही सरकार, देखिए पीएम मोदी साहब ने कहा था 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी। क्या ये वादा पूरा हुआ? उत्तर प्रदेश नीति आयोग की में देखिए कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में यूपी सबसे निचले पायदान पर है। तो ये तमाम चीजें हैं, इस पर बात क्यों नहीं होती है? बात कर रहा हूं ना, कोई भी कभी भी किसी भी चैनल पर मैं बड़े बेबाक बात करता हूं। और जो ये लोग कह रहे हैं सीएए, इनको मालूम नहीं है सीएए में हमको नागरिकता देना है, हटाना नहीं है।
और उसके लिए ये बता रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है। अरे साहब पढ़ के आओ, सीए के लिए क्या चीज आवश्यकता है। और दूसरी चीज, एक और चीज बताता हूं जो आपके चैनल पे पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि सीए है, था और अब आगे भी रहेगा। सर, नागरिकता किसको देनी है? चलिए ठीक है, देखिए वक्त की कमी है, बहुत बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी, लेकिन अब मेरे पास वक्त की कमी है। देखना है कि अमित शाह जी जो दावा कर रहे हैं और खासतौर से यूपी में बीजेपी की जीत का जो दावा कर रहे हैं, हालांकि इसकी हकीकत तो 10 मार्च को पता चलेगी, लेकिन अमित शाह जी के दावे में कितना दम है ये भी एक तरह से दूध का दूध और पानी का पानी होगा 10 मार्च को। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु शेखर अवस्थी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, शकीलुज्जमान अंसारी साहब, अनिल मिश्रा जी और महमूद अनवर साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।